हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन। क्योंकि आप सभी को पता होगा सीबीएसई तो सैंपल पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, बट आरबीएससी केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है सैंपल पेपर में, उसके सॉल्यूशन वो प्रोवाइड नहीं करता। तो आज मैं आरबीएससी स्टूडेंट के लिए जो सैंपल पेपर लॉन्च किया गया है आरबीएससी के थ्रू, उसके सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप उन सॉल्यूशन को देखें और उस बेसिस पे आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है पेपर में, किस तरीके से पेपर अटेंड करना है, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए पेपर को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पेपर आपको पता होगा ही सही, 3 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर होता है आपका, 56 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको पेपर पैटर्न वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उस पेपर में ही आपने किसी ने नीचे कमेंट किया था कि सर इस पेपर के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें, तो उन सॉल्यूशन को मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पेपर से रिलेटेड कंप्लीट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर के होंगे, क्या होंगे, वो सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो विदाउट लॉस एनी टाइम वी स्टार्ट दी आंसर्स ऑफ द सैंपल पेपर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, F is the force between two charges if the distance between them is tripled and then force between the charges। फोर्स के लिए आप बात करेंगे बेटा, तो फोर्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप? देखो, कुलॉम्स लॉ की बात करें तो कुलॉम्स लॉ ने फोर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही था बेटा। आप प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहां से आपको पता होगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी गई कर दी आपने? ट्रिपल्ड कर दी। ट्रिपल्ड करने का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर? 9। यही होगा ना। तो फोर्स पहले का कितना टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको आंसर जो लिखना होगा बेटा वो कैसे लिखोगे, यहाँ पे केवल ये से कंप्लीट आंसर लिखें, आंसर नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का सी और सी एफ बाय 9। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने, ये ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चंस आपके आरबीएससी में हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे। आपको कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है तो हिंदी वर्जन यहाँ पे करेक्ट माना जाता है, जबकि जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश में कई मिस्टेक्स लगती है तो पहले हिंदी वाले क्वेश्चंस को चेक कर लें। सेकेंड क्वेश्चंस की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चंस में पूछा गया बेटा, टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के बनने होने का मतलब रजिस्टिविटी सेम होगी। वायर ए हैज ट्वाइस लेंथ एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ वायर बी। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ए एंड बी। तो यहाँ पे ध्यान दे बेटा, आर इज इक्वल टू कितना होता है? रो एल बाई ए, यही होगा। और आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, दैट इज आपको फाइंड करना है आर ए अपॉन आर बी। तो यहां से कितना हो गया? रो एल ए अपॉन ए, रिवर्स हो जाएगा बेटा ये, तो ये हो गया बी और बी। तो अब यहां पे ध्यान दे, क्या दिया हुआ है? रो तो कैंसिल आउट हो गया। एल ए यहां पे दिया हुआ है, वायर ए हैज ट्वाइस लेंथ एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ वायर बी। दोनों ट्वाइस है, ए हैज ट्वाइस द लेंथ, तो ये कितनी हो गई? मैं यहां पे लिख दूं इसका अपोजिट साइड, आर ए अपॉन आर बी। तो कितना हो गया बेटा? द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी, यही निकाल रहे हैं। और लेंथ ए कितनी? वायर है ए हैज ट्वाइस द लेंथ and twice the radius of wire B, that is 2। ये हो गई LB, यही दिया हुआ है ना। और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, आर ए स्क्वायर, और ए कितना दिया हुआ है? ट्वाइस ऑफ बी। आर बी स्क्वायर इंटू यहां पे ये बी यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन एल बी। तो ये एल बी कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, आर बी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया बेटा? 2/2 का स्क्वायर 4, तो 1:2। आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, कोई डाउट? केवल आर ए अपॉन आर बी, रो एल
अपॉन ए, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अब जो भी दिया हो वो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेंज का नियम, और उसके इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं अपन यहां से। लेंज लो गिव्स, लेंज लो आपको पता है फेराडे और लेंज लो दो थे आपके पास, तो लेंज ने केवल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड बात की थी, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जो बात की थी वो फेराडे ने की थी। तो लेंज लो गिव्स द मैग्नीट्यूड, नो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यस। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन दी थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट नहीं। यहाँ पे आंसर बी करेक्ट होगा। लेंज लो ने केवल डायरेक्शन से रिलेटेड बात की थी और बोला था कि डायरेक्शन जो करंट इंड्यूस होगी वो किस वजह से होती है बेटा, ड्यू टू अपोजिशन। वो अपने जनरेट का ही क्या करता है, अपोज करता है, तो उससे उसकी डायरेक्शन फाइंड होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बात करें तो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, तो इन दोनों के बीच में बेटा आपका जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में दिया है तो आंसर क्या आएगा, XM इज इक्वल टू दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था बेटा ये, और यहाँ पे पेपर में ये स्क्वायर की फॉर्म में था, सी से रिलेटेड निकालें, तो इसका आंसर क्या होता है, आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है। सी कितना आएगा यहाँ पे, जल्दी से बोले, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार ये स्क्वायर की फॉर्म में था, तो सी स्क्वायर की फॉर्म में लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या है इसका, बी। ये डायरेक्ट है। फोटोन का संवेग यानी कि मोमेंटम, इसका इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इंग्लिश वर्जन नीचे दिया होगा, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू। तो मोमेंटम की बात करोगे तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h बाई लेमडा, या लेमडा इक्वल टू h बाई पी, और लेमडा इक्वल टू कितना होता है, लेमडा इक्वल टू, देखो C आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो लेमडा इक्वल टू C बाई न्यू, तो ये C ये न्यू, तो h न्यू बाई C। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डोनर टाइप इंप्योरिटी। सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आफ्टर दैट एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक आल्सो 2 टाइप्स, p टाइप एंड n टाइप्स। तो कौन सा डोनर इंप्योरिटी, दो होती है, एक तो होती है एक्सेप्टर और एक होती है डोनर, यही होती है। तो डोनर टाइप इंप्योरिटी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही डोनेट करेंगे, तो कौन सा, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि इनके एग्जाम्पल जरूर याद करें, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो डोनर एन टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अरे होते हैं, तो ये ध्यान रखें, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट ऑफ अ कंप्लीट साइकिल। ये भी डायरेक्ट आंसर है बेटा। एवरेज करंट अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होगी फॉर 1 टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल दैट इज 1 टाइम पीरियड 0, और हाफ टाइम पीरियड के लिए कितना होता है 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करके सोल्व किया हुआ है, और आप डेरिवेशन ना करें तो ये ध्यान रखें कंप्लीट साइकिल यही होगा। इसका एवरेज कहाँ आएगा यहाँ, तो ये एवरेज 0, 2 कंप्लीट साइकिल की बात करेगा तब भी 0 ही होगा क्योंकि एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में बात की करे और उसका एवरेज पूछे तो 0 ही होगा। हाफ टाइम पीरियड में अलग वैल्यू आती है, वो आती है 2 आई नॉट अपॉन पाई, जिसको अपन ने सोल्व किया हुआ है, क्लास में भी मैंने नोट्स में भी करवाया है आपको। फिर बात करें नेक्स्ट, टोरॉइड ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टर्न्स दिए हुए हैं, और बात कर रहे हैं द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो टोरॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे बेटा तो क्या होता है फॉर्मूला, टोरॉइड की एक्सिस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इसको आप ऐसे भी लिखते हो म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। यही सोलेनोइड की बात करता तो एन अपॉन एल प्लेस्ड करते। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट कितनी होती है वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7,
नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं कितने बेटा, 1000 टन्स, एंड आफ्टर दैट आई करंट 0.1 एम्पियर टू दी 2 पाई, और आर दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, क्योंकि मीटर में मैंने यही डायरेक्ट चेंज कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इनको रफ में सोल्व करें। मैंने आंसर लिखने का फर्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न बता दिया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो इसे सोल्व कर दे, सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 2 इंटू, देखो यहाँ पे 10 की पावर -7, पॉइंट्स को रिमूव किया, 10, ये 100, ये खत्म, ठीक है, 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, 3, तो 10 की पावर -4 टेस्ला, 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल स्पीड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है। इसी में 9 क्वेश्चंस तो आपके होते हैं एमसीक्यू। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो उनकी बात करें फिल इन द ब्लैंक की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, बोलो जल्दी, पोटेंशियल इंफिनिटी पे आप कितना लेके चलते हो, 0, 0 ही लेते हैं ना इंफिनिटी, आपने लिखा भी, मैंने लिखाया भी है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला। इंडक्शन फर्नेस किस पे वर्क करती है, एडी करंट। फिर बात करें पोलराइजेशन इज द फिनोमिना विच शोज द लाइट वेव्स आर ऑफ, पोलराइजेशन किस नेचर को शो करता है, ट्रांसवर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 किससे रिलेटेड है, ये आ गए आपके, देखो गिव द आंसर फॉलोइंग 1 to 8 क्वेश्चन है जो 1 लाइन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं 1 लाइन क्वेश्चन में, फर्स्ट राइट द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 का डायरेक्ट आंसर आपको क्या है बेटा, इज इक्वल टू -dv अपॉन dr। मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी करवाया है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। बात करें ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, यही होगा, इनके बीच की प्लेट की डिस्टेंस अपन d लेके चलते हैं, एक प्लेट प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लेट्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और प्लेट्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। बस यहाँ पे प्लस सिग्मा लिखने का मतलब अपने आप ये सीट में कन्वर्ट हो गई, ये सीट है बेटा, वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए, ये प्लेट ए हो गई, ये बी हो गई, आउटवर्ड होगा, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, यही होगा बेटा। ये इसका लेबल डायग्राम्स हो गया। फिर बात करें रजिस्टिविटी, अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी लैम्डा इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ डबल देन इट्स गेट। वैसे तो बेटा रजिस्टिविटी यानी कि रो इक्वल्स टू कितना होता है, आर ए अपॉन एल। तो आप बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करेंगे कि इसकी लेंथ को 2l कर दोगे और फिर आंसर निकालोगे, बट इट्स रॉन्ग, because resistivity does not depends on length and area, it depends on temperature। तो ये चेंज होने पे इसकी रजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो नॉट चेंजेस, ध्यान रखना। अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी स्ट्रेच्ड की लेंथ डबल की, देन व्हाट विल बी दी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जो है वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि लैम्डा ही रजिस्टिविटी रहेगी। आंसर होगा रजिस्टिविटी न्यू क्या होगी, लैम्डा। व्हाट इज द मेलस लॉ। अब मेलस लॉ की बात करें तो मेलस लॉ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है बेटा। वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, लाइट जो होती है उसके कंपोनेंट्स की बात करोगे तो इधर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक होंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दो होते हैं आपके पास पोलराइजर और एनालाइजर होते हैं। ये तो हो गया आपका पोलराइजर, यहाँ तो डायरेक्ट लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ तो डायरेक्ट व्हाट इज द मेलस लॉ।
अब मैं डायरेक्ट मेलर्स लॉ बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। जब इससे लाइट पास होगी तो इसमें क्या होंगे, पोलराइज लाइट होगी, परपेंडिकुलर होंगे, और इससे पास होगी तो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको, ये थीटा एंगल। तो क्या हो गया, यहां ध्यान रखें, ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्या लो है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट after passing from the analyzer is directly proportional to the square of cosine of angle between polarizer and एनालाइजर। ये एनालाइजर है तो इसको यहां से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हो तो क्या आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका मेलर्स लॉ। फिर उसके बाद दिया है विच प्लेस द अर्थ हैज एन एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ होगा बेटा, इसकी बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ होता है, मैग्नेटिक पोल्स पे। ध्यान रखें कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री। फिर बात की जाए प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर्स फॉर सिचुएशन गिवन इन डायग्राम। तो इस टाइप्स का मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ए और बी दिया हुआ है। देखो यहां से बात करें, नॉर्थ पोल नियर लाओगे तो कोयल के इस साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होने का मतलब करंट कैसे डायरेक्शन हो, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट फ्लो हो रही होगी ऐसे, ए टू बी, यही जाएगा ना बेटा। अब इस साइड बात करोगे तो यहां से साउथ पोल लिया, साउथ पोल लेते हैं, इस साइड आ जाएगा साउथ पोल, क्योंकि अपोज करता है पास में आने का। जब साउथ पोल होगा तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अब मैं इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज क्या होगी, ऐसे ही होगी बेटा। तो देखो दोनों साइड देखने से वही पता लग रहा है कि ए और बी, ए ऊपर है और बी नीचे है। आप जहां से भी देखोगे, इधर से देख रहे हो, ये इधर थी क्लॉकवाइज ए टू बी, इधर से देख रहे हो तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ए टू बी। तो ध्यान रखें इस टाइप्स के क्वेश्चंस में मैक्सिमम 99% है कि ए पे कौन सा चार्ज आएगा, ए टू बी करंट फ्लो रही तो पॉजिटिव, और बी पे कौन सा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज दीज रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में आपको पता होगा इनके ऑर्डर्स किस तरीके से अरेंज की जाती है। तो मैंने बोला था EMW में एक टेबल है, उस टेबल की आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। तो उसकी मैंने एक ट्रिक दी थी आपको, क्या, राम इनविजिबल है, UVX गारे, यही बोला था ना बेटा, राम इनविजिबल है, UVX गारे। इसका मतलब क्या था बेटा, ये हो गई रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रे एंड गामा रे। तो इसमें आपको पता होगा वेवलेंथ की बात करें तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये अब यहाँ पे देखा जाए आपको किसके ऑर्डर में टर्म्स को अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये असेंडिंग यानी कि सबसे लो किसकी होगी, स्टार्टिंग वाला, तो ये हो गई नंबर 1। फिर बात करोगे रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद आपके पास दी हुई है माइक्रोवेव्स, तो नंबर 2। फिर अल्ट्रावायलेट 3 और एक्सरे 4। ये हो गया इनका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक, फिर बात करें राइट द ट्रूथ टेबल फॉर अ गेट S1। ये डायरेक्ट गेट दिया हो बेटा, इस गेट का नाम क्या है, नैंड गेट, यही है। और इसकी ट्रूथ टेबल की बात करोगे तो ट्रूथ टेबल में आपको पता है आप इनपुट और इधर लेके चलते हो आउटपुट। इनपुट A एंड B क्या हो सकता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसकी जो आपको मेन वर्ड्स है वो क्या है कि दोनों में इनपुट हो तो आउटपुट 0। क्या, दोनों में इनपुट हो A और B तो आउटपुट कितना आएगा, 0। तो ये 0 हो गया। और सब कितने होंगे,
1, ठीक है, दोनों में इनपुट हो तो आउटपुट 0, और सब में दोनों में नहीं है, केवल सिंगल है या किसी में नहीं है तो वहां होगी वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आके आपके 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहले एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, आंसर नंबर 4, ठीक है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें पूरा कंप्लीट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो मेन बात करें, आपके पास ये कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ इज एल। यहां पे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो पहले तो आप यहां पे इन्होंने एक आई इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या आता है, आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, यही होता है। उसी को अपन आगे सोल्व करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे बेटा, एन लेके चलते हो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितने हो जाएंगे, NaL, यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, टोटल चार्ज की बात करोगे तो कितना होगा चार्ज, Q इक्वल टू NE। तो ये टोटल NaL इंटू E, Q इक्वल टू N, ये N हो गया टोटल इंटू E, ठीक। अब बात करें करंट, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q तो कितना हो गया बेटा, NaLE, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, L, और स्पीड कितनी हो गई, Vd। तो ये L से L तो कट, NaVdE। ये तो आया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब आपको पता है मोबिलिटी, यहां पे मोबिलिटी की बात कर रहा है ना बेटा, ये व्हाट इज द मोबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ defined is the ratio of drift velocity to the electric field, यही होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ई। तो ये रिलेशन कितना हो गया बेटा, आई इक्वल टू एन ए, वी डी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू ई ई। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है ये, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इन दी सर्किट और इन फिगर नो करंट फ्लो इन दी। ये सबसे मेन लाइन है बेटा, नो करंट फ्लो इन 5 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रांच दी हुई है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने का मतलब आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, सेटिस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, दैट इज P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, 18 इंटू 2 अपॉन 6, 3, 6 ओम, ठीक है। फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन अ सीरीज RLC AC सर्किट। पावर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की बात की जाए बेटा, आंसर नंबर 6, पावर फैक्टर इज क्या होगा, ध्यान दें, देखो यहां से पहले अपन इससे जस्ट पहले एवरेज पावर फाइंड करो RLC सर्किट की। तो RLC सर्किट की एवरेज पावर क्या आती है, P एवरेज VRMS IRMS cos फाई, यही होती है एवरेज पावर ऑफ RLC सर्किट। तो ये जो cos फाई है ना, यही पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर ये हो गया cos फाई। तो डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज दी
कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। V और I लेते हैं ना, तो V और I के बीच में फेज डिफरेंस एंड कोसाइन, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एंगल है ये फाई, और यहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब इसी से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाता है, पावर फैक्टर P एवरेज अपॉन VRMS IRMS, जिसको P इफेक्टिव भी नाम दे देते हैं। यहां तक तो ये जनरल था। अब इसमें बोल रहे हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की बात करें तो यहीं से आप पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर फैक्टर की बात करोगे RLC सर्किट में एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप क्या लेके चलते हो, आई नोट लेते हो तो उसका रेजिस्टेंस हो गया R, तो इधर कितना हो गया XL और इधर कितना हो जाएगा XC। यहाँ पे दोनों की वैल्यू इनका रिजल्टेंट लोगे तो कितना आएगा XL माइनस XC। आपने एक कंडीशन ली हुई है कि इंडक्टर कि जो XL है वो ग्रेटर देन है XC, तो इनका रेजिस्टेंस जो होगा एक वो क्या आएगा Z, यही आएगा बेटा। और ये Z होगा तो ये होता है आपके पास फाई, तो कोस फाई इज इक्वल टू आप निकालना चाहें क्योंकि पावर फैक्टर ही क्या होता है कोस फाई, यहां से कोस फाई लोगे तो कितना होता है बेस अपॉन R अपॉन Z, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो R और Z कितना होगा रूट ओवर XL माइनस XC का स्क्वायर, तो ये हुआ ना Z की वैल्यू कितनी आएगी, Z आएगा प्लस R स्क्वायर, यही होगा क्योंकि Z हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस होने का मतलब बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो R स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये भी आपके पास पावर फैक्टर है। ठीक है, फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, a light bulb and an open inductor coil inductor connected to AC source, a key as shown in figure, the switch is closed and after some time an iron rod is inserted। देखो यहाँ पे बात कर रहा है ग्लो दी लाइट बल्ब, बल्ब जो है वो क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है और एक बल्ब कनेक्टेड है। क्वेश्चन में बोला है बेटा कि यहाँ पे इस इंडक्टर के अंदर एक आयरन रोड फिक्स्ड कर दी जाए, इंसर्टेड कर दी जाए, तो इस बल्ब जो है उसकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, वो जो ग्लो कर रहा है वो उसकी ग्लो इंक्रीज होगी या ग्लोनेस डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी ग्लोनेस, जो ग्लो है बल्ब की वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। किस पे डिपेंड करेगी, करंट फ्लो इन दी सर्किट्स। ठीक है, अब करंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज उसकी बात की जाए, तो यहां पे सर्किट की बात करें I इज इक्वल टू, ये कौन सा सर्किट हुआ बेटा L और R, LR सर्किट की बात करोगे तो I इज इक्वल टू V बाई R होता है, V बाई R का मतलब यहां पे होगा Z, और Z की वैल्यू कितनी होगी RL सर्किट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यही होगा। अब XL यहाँ पे इंडक्टर की बात करोगे तो इंडक्टर में XL की वैल्यू कितनी होती है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, यही हुआ ना। अब यहाँ पे आयरन रोड फिक्स्ड करने पे इसके इंडक्टेंस में इंक्रीज होगी, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो आयरन रोड फिट करने पे आयरन रोड इंसर्टेड, देन L इंडक्टेंस क्या होता है इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी डिक्रीज, और करंट डिक्रीज होगी तो ये डिक्रीज, तो इसकी बल्ब की ग्लोनेस भी क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो आपका आंसर क्या आएगा डिक्रीज। ठीक है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके बताना होगा, दैट इज I इज डिक्रीज, हेंस द बल्ब ग्लो ऑफ द लाइट ऑफ द बल्ब इज डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो द लेबल डायग्राम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बनाओगे बेटा, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये हो गया आपका
डायग्राम्स। ऐसे एक ट्यूब बनानी है आपको और इस ट्यूब में क्या होती है, कोर एंड क्लेडिंग। अब यहाँ पे तो होगी क्लेडिंग और ये अंदर वाला पार्ट होता है कोर। ठीक है, अब इसमें जैसे ही लाइट एंटर होगी, होगा क्या बेटा, यहाँ से लाइट एंटर हुई तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होता है वो TIR को फॉलो करता है, दैट इज इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो लाइट अंदर ही ट्रेवल्ड होती रहेगी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो हाई ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू क्लेडिंग। ठीक, फिर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस। तो यानी कि ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 9 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये तो हो गया कॉनकेव और फिर ये हो गया कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ f कितनी दी हुई है 30, तो इसकी फोकल लेंथ कितने लेते हैं अपन, नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की कितनी हो गई, कॉन्वेक्स ऑफ लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। कंबाइंड लेंस के लिए कितना लोगे, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/30 प्लस 1/20। तो एलसीएम हो गया 60 होते हैं -2 प्लस 3, तो कितना हो गया 1/60। तो f कितना आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, f इज 60 सेंटीमीटर। फिर बात करें नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन है बेटा पोलराइजेशन से रिलेटेड। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम पर्टिकुलर एंगल IB देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्टली पोलराइज्ड देन प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, म्यू इक्वल्स टू 10 IB। ये कौन सा लॉ है बेटा, ब्रेवेस्टर लॉ। ब्रेवेस्टर लॉ हमने क्या बोला था, ये आपके पास इंटरमीडियम, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब ब्रेवेस्टर लॉ ने क्या कहा था बेटा, ब्रेवेस्टर लॉ ने कहा इफ लाइट इज इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट है, तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एंगल, कब हो पर्टिकुलर एंगल, जब यहाँ पे ये तो होगी रिफ्रैक्टेड और ये होगी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड और ये हो गई रिफ्रैक्टेड एंगल, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड। इसमें एक ही टाइप्स के वाइब्रेशंस होंगे और ये होगी अनपोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइजेशन में जिसमें केवल वन टाइप्स के वाइब्रेशंस होते हैं वो तो हो गई पोलराइज्ड। तो ये वाली लाइट होगी पोलराइज्ड और ये होगी अनपोलराइज्ड। अब इसकी बात करें तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है 10 IB, ये IB हो गया, तो यहाँ पे एंगल ये IB है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा IB, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है, और ये हो गया एंगल R। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो आपके पास से इस स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा IB प्लस 90 प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से IB प्लस R इक्वल्स टू 90, ये माइनस हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 90 माइनस IB। इक्वेशन 1 यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लोगे तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ होगा आपके पास, एयर से लाइट आ रही है यानी कि म्यू एयर साइन IB इक्वल्स टू म्यू साइन R। तो म्यू इज इक्वल्स टू एयर के लिए तो 1 हो गया ना बेटा, तो ये कितना हो गया साइन IB अपॉन साइन R, और साइन R की वैल्यू R यहाँ से पुट कर दोगे तो कितना हो गया IB अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस IB, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10 IB।
क्योंकि 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा और कोस थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये प्रूव हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट बात करें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज, कितना दिया है 4:1। तो क्या दिया हुआ है बेटा, आई मैक्सिमम टू दी आई मिनिमम 4:1, ये बोल रहा है मैक्सिमम टू दी मिनिमम। और फाइंड करना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, मैक्सिमम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ये 4:1। तो ये स्क्वायर रूट इधर भेज दोगे तो कितना हो गया बेटा 2 हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 2/1, यही होगा। ये वैल्यू इधर आ गई तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 1 का 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई √I1 प्लस 2 ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने है ना, √I2 तो ये इधर आया I1 I2 और ये इधर भेज दो। ऐसा करो इसको तो इधर भेजो, इसको इधर भेज दो 2, तो ये 3 हो गया 3 √I2 और ये इधर आके कितना हो गया, ये इधर गया ना यहाँ पे, तो 2 + 1 तो ये तो 3 और ये हो गया इधर आया तो माइनस, तो √I1, तो √I1 अपॉन √I2 कितना हो गया, √I1 अपॉन I2 तो 3/1 यानी कि 9/1, ठीक है। आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम आई मिनिमम, सोल्व कर दो 2 यहाँ से इधर गया, ठीक है इधर गया, इस वैल्यू को आपने लिया है इधर तो 2 - 1 1 और ये हो गया 3, ठीक। नेक्स्ट बात करें, राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज इन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। डेफिनेशन लिखनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा था इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, मैंने लिखा ही भी थी आपको कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां से इस प्लेट से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस नहीं होगा, उसे नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही बोला था ना हमने, द फ्रीक्वेंसी बिलो विच no photoelectric emissions, that is photo current in the circuit is 0, ठीक, is called threshold frequency। और at threshold frequency the kinetic energy of photoelectrons is 0। kinetic energy कितनी लेके चलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की 0, ठीक, यही लिखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, जब सर्किट में आपने बाय रिवर्सिंग की के थ्रू प्लेट ए को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया था और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे, तो एक पोटेंशियल ऐसा आया था जब सर्किट में करंट 0 हो गई थी। तो वही ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज एट पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट इज 0। एक नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें सर्किट में फोटो करंट कितनी हो गई 0, तो एट पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट इन द सर्किट इज 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो क्या होगा, देखो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ यहां पे बात करते हैं, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो किस किस की बात करनी है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो ये प्रोटॉन और ये हो गया अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है h अपॉन, इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, h/p भी लिख सकते हो, p इक्वल्स टू √2m/ke भी लिख सकते हो, 2m/q भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और बोल्ट्जमान कांस्टेंट से रिलेटेड भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यह रिक्वायरमेंट है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल से रिलेटेड 2m/q ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन के लिए 2 मास ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, p का मतलब प्रोटॉन है और पोटेंशियल तो सेम है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा गैप कम करके लिखता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m QV। तो लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल्स, यही दिया है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन की बात करोगे तो h अपॉन रूट ओवर 2 मास ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड v। ऐसे ही बात करोगे प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स में कितना हो जाएगा, ये h तो नीचे आएगा, रिवर्स हो जाएगा ना बेटा, ये हो गया 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एंड v। तो h से h कट, v से v कट, ये 2 से 2 कट। अब बात आती है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ से ये भी कट, बच गया 8, तो 2√2:1। क्या आंसर आएगा, 2√2:1। नेक्स्ट बात करें आंसर नंबर 15। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आर दी हुई है, आर कितनी दी हुई है बेटा, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, N2 और 3 के लिए निकालनी है। आप जो फॉर्मूला लेते थे वो था 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड, यही था एंगस्ट्रॉम में। तो यही तो बेटा 10⁻11 लिखने का मतलब उन्होंने एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया। तो कंफ्यूज ना हो, आप ये फॉर्मूला लें चाहे ये फॉर्मूला लें, इसमें n स्क्वायर अपॉन जेड यूज ले लें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये या ये, कोई सा भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, जो दिया हुआ है वही फॉर्मूला ले लो, केवल उसमें r किसके लिए लेना है, पहले n इक्वल्स टू 2, तो जी हाँ 5 पॉइंट उनके फॉर्मूले से ले लो, 3 इंटू 10⁻11 n स्क्वायर, n का मतलब जेड, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो जेड यू विल कंसीडर 1, जेड इक्वल्स टू 1 एंड एन स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 देन 4, ठीक है, 10⁻11 एंगस्ट्रॉम, 4 मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ पे, 12 1 21, ठीक। ऐसे ही r किसके लिए भी निकाल सकते हो, R3, तो 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 से मल्टीप्लाइड करो, 27 2 इंटू 10⁻10 11 एंगस्ट्रॉम रेडियस है ना, 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड मीटर में। ये एंगस्ट्रॉम हटा दोगे तो वैल्यू आएगी, ये मीटर में दिया हुआ है तो आंसर मीटर में ही होगा बेटा। वो तो 10⁻10 रिमूव कर देते हो, 0.529 लेते हो केवल, तो आंसर आता है आपका एंगस्ट्रॉम में। ये आंसर किस में होगा, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है सेक्शन सी, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। राइट द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस मैंने आपको बार बार लिखवाई थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी नेट फ्लक्स की बात होती है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो नेट फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। इसका फॉर्मूला कितना आया था, phi naught, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया, Q enclosed upon epsilon naught, यानी कि it is defined as the, ये नेट ले लो, it is defined as the, फ्लक्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं गॉस थ्योरम से, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, गॉस थ्योरम के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं और जनरल डेफिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। जब इन्होंने गॉस थ्योरम की बात नहीं कही है तो अपन जनरल डिफाइन करते हैं। तो जनरल डिफाइन करने के लिए क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटा ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो पूरा कंप्लीट लिखोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, तो यहाँ पे क्या करते हो आप, एक स्क्वायर प्लेट लेते हो, इसका ये एरिया वेक्टर कहाँ आएगा,
परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो इस डायरेक्शन में ई, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिर इसका फॉर्मूला कितना आता है, डी फाई इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको रिमूव कर दोगे तो कितना आएगा, ए डी ए कोस थीटा, यही होगा। ए डी ए कोस थीटा जैसे ही आपका फॉर्मूला आता है, आप इसको वेक्टर फॉर्म से रिमूव कर दिया, आप टोटल फ्लक्स लेना चाहते हो फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फाई नेट फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। ये तो फ्लक्स डिफाइन हुआ। अब निकालना है ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर गोज लो एंड ड्रॉ द रिकॉर्ड डायग्राम। तो स्ट्रेट वायर वाला डेरिवेशन पूछा गया है, तो स्ट्रेट वायर वाले डेरिवेशंस के लिए मैं इसको बेटा ध्यान रखना, अब मैं थोड़ा सा गैप बनाता हूँ, यहाँ पे जूम करूँगा, तो पहले ये डिफाइन हो गया, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि मेरे पास, आपको क्वेश्चन समझ में आई गया, ठीक है, अपन को पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करना है इसलिए मैंने इसको जूम कर दिया। तो देखो स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, तो ये वायर इन्फिनिट वायर है, इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले तो इससे डायरेक्शन निकालते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से इन दोनों को ऐसे लेके चलते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया, ई ए, और ये हो गया ई बी, यही हुआ। यहाँ पे एंगल होगा फाई, तो ये वाला एंगल भी होगा फाई, तो ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया फाई, तो इसके जब कंपोनेंट करोगे तो ई बी साइन फाई, ई ए साइन फाई, ये हो गया ई बी कोस फाई, और ये हो गया ई ए कोस फाई। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। इससे तो ये लिखते हैं वी टेक अ इन्फिनिट वायर of charged Q in which we take 2 points A and B. Due to these points, the electric field at point P is divided into its components. Then vertical components EB sin theta and EB cos, यहाँ phi लिया है तो phi, then cancel out each other because same in magnitude but opposite in direction. And horizontal components are added. That is the direction of electric field due to these wires are perpendicular. ये तो फर्स्ट हो गया, डायरेक्शन क्या मिल गई, परपेंडिकुलर। अब आपको बात करनी है किससे रिलेटेड, बात करनी है आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम से सोल्व करते हैं, तो गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस लोगे तो क्या होगी बेटा, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस। ये लेंथ है, ठीक। तो इसमें कितनी सरफेस होती है, 3, एरिया 1, कर्व सरफेस 2, 3। इसकी बात करते हो तो इसमें जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसकी होगी बेटा, एरिया वेक्टर dA1 परपेंडिकुलर है इस वायर से इस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर। इस कर्व सरफेस की बात करोगे ये dA2, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड ये E, ठीक है। अब बात करें आपके पास अकॉर्डिंग टू, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके लिए, यूजिंग गॉसेस थ्योरम या लो, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हो तो क्या आएगा बेटा, E dA कोस थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले A1 E dA1 कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A2 दैट इज E dA2 कोस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ A3 E dA3 कोस थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस थीटा इज
थीटा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना है बेटा यहाँ पे, जल्दी बोलो, cos 90। सेकेंड सरफेस में दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में 0, और थर्ड में भी कितना 90, ये हो गया 90 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी हो गया 0, बचा ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ई बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dA2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस dA2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कर्व्ड सरफेस है इसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस कितना होता है 2 पाई r l यानी कि हाइट, तो ये हो गई q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी सही है। और q बाई l आपको पता है क्या होता है, q बाई l लैम्डा, तो ये हो गया E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। और इसको आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देते हो तो ये कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 2 के लैम्डा अपॉन r, ये भी इसी का फॉर्मूला है। और इसके लिए E और R में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई डाउट, ये कंप्लीट इसका डेरिवेशंस होगा जिसमें थ्योरी भी लिखनी है इससे रिलेटेड जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके, वापस आ जाते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म, जूम आउट और जूम। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 की अपन बात कर रहे थे। 17 में दिया हुआ है व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करोगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ है आपका किससे रिलेटेड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यही है ना स्टेटमेंट क्या, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द टोटल magnet, the line integral of magnet according to ACL, that is ampere circuital law, the total, या आप बोल सकते हो the line integral of magnetic field is equals to mu naught times of total current passing through a closed surface। closed surface को यहाँ क्या नाम देते हैं, एम्पीरियन लूप, ठीक है, according to ACL, that is ampere circuital law, the line integral of magnetic field ब्रैकेट में लिख दो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड लूप विच इज नोन एज एम्पियर लूप। ठीक, फिर बात करें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर्स की बात कर रहे हैं तो वापस में इसको कंडक्टिंग वायर, ठीक, इस गैप को मैं वापस इंक्रीज कर रहा हूँ। कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन्फिनिट कंडक्टिंग वायर बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ गैप बनाता हूँ वापस, या इधर ही कर दूँ, इधर ही कर देता हूँ। चलो, एम्पीरियन लूप तो वही क्या था, एम्पीरियन लूप था आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब इन्फिनिट वायर, ये हो गया आपका करंट कैरिंग इन्फिनिट वायर। तो थोड़ा सा मैं गैप बढ़ा देता हूँ, ऐसा करता हूँ क्योंकि इसमें सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, ये आपका इन्फिनिट वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो आपको एम्पीरियन लूप लेना होगा। तो एम्पीरियन लूप क्या होगा, सर्कुलर यहाँ पे एम्पीरियन लूप लोगे, इस पे ये ए और बी, तो इस पे डीएल, ये हो गया आपका डीएल वेक्टर, और यहाँ से बी लोगे तो बी भी इसी के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इन साइड में ये बेटा ऊपर नहीं है, कहाँ है, ये लूप था तो इस साइड में बी कहाँ होगा, इनवर्ड, और इस डीएल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो भी कहाँ होगा, इनवर्ड। तो यूजिंग ACL, ACL क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर म्यू नॉट समेशन आई। तो इसको रिमूव करोगे डॉट को तो क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट समेशन आई। थीटा कितना है यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल्स टू 0 एंड समेशन आई इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि एक ही लूप है तो बी बार आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इस डी एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बोलो। सर्कुलर लूप है तो रेडियस कितनी है इसकी, आर मान रहे हो तो 2 पाई आर, या स्मॉल आर भी मान सकते हो, जो भी मानो। तो ये हो गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इससे रिलेटेड स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी होगी, वी टेक अ इन्फिनिट वायर इन विच करंट फ्लो इज आई। So we take a Amperian loop at distance small r या capital R, then we take a small element dl and here dl and b in the same direction. After that this, right? अब अगेन वापस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखते हैं। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 एट अ पॉइंट लॉन्ग कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी, नाम तो बाइंडिंग है बट वो एनर्जी है जिसको प्रोवाइड कर दो तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगी इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट्स या न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इंटरप्रेट द ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस किस के बीच में होता है और उसके बीच में उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि 4 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इधर तो होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, और ये होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर जरूरत पड़ेगी, इधर होगी आपके पास मास नंबर ए। तो इसका कर्व आपने देखा हो कैसा होता है बेटा, कर्व ऐसे स्ट्रेट जाएगा, इस तरीके से इसका कर्व होगा। यहाँ पे वैल्यू जो होती है 50, ये 100, 150 ऐसे आगे बढ़ेगी, ये 200, ठीक है। तो फेरस होता है यहाँ पे Fe, यहाँ पे हाइड्रोजन 2H3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये फेरस हो गया, यहाँ पे अप्रोक्स यूरेनियम लेके चलते हैं। इस तरीके से इसमें वैल्यू है आपके पास, ये आपने ग्राफ बनाया। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखने होंगे जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कम है, वो लेस स्टेबल्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम बिलो मास नंबर बिलो 30, यहाँ पे अप्रोक्स 30 होता है। उससे पहले वाले जितने भी एटम्स हैं या न्यूक्लियाई हैं, ये सब क्या होंगे, लेस स्टेबल, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज लेस। मैक्सिमम किसके लिए होगी, फेरस के लिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है वो हाईएस्ट होती है। और ग्रेटर देन लगभग 200 के अप्रोक्स की बात करें, वहाँ पे भी ये लेस स्टेबल होंगे कंपेयर टू फेरस, बिकॉज इट हैज़ लो बाइंडिंग एनर्जी। तो इससे रिलेटेड आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेटेड बात करते हैं, व्हाट इज मेन्ड बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इमेज आप लार्ज बनाते हो। तो मेन्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाइड द स्मॉलेस्ट मैग्नीफाइड द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ कौन किसको एक्सप्लेन करना है, केवल सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हेन इमेज इज फाउंड बाय इट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ d, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम्स, ठीक है।
तो यहाँ से रिलेटेड इसका मैं जो सोल्व करता हूँ, ये और में भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि मेजर क्वेश्चन है 19 एंड 20। ये है बेटा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो अपन ने किए थे वो इससे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 एंड, तो 19 के लिए मैं यहाँ पे गैप बना लेता हूँ बेटा। मेंट मैंने बता ही दिया, केवल मेरे को मैग्निफिकेशंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हो गया F, ये हो गया 2F, ये हो गया F, ये 2F। तो आप कहाँ पे रखते हो ऑब्जेक्ट? रखते हो A B, बिटवीन F एंड O, ठीक है। तो ध्यान दें बेटा, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट रखते हो तो होगा क्या, आप जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इसकी हाइट इमेज क्या होगी, लार्ज बनेगी, और सेम साइड बनती है। तो इसका मतलब ये यहाँ से रे पास होगी एक, और एक रे यहाँ से पास होगी, इसको आप बैक साइड में मिलाओगे तो ये जहाँ पे जाके मीट होगी वहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी A डैश एंड B डैश, ठीक है। आप जब इसको बैक साइड में ले जाओगे, जहाँ ये मीट होगी वहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप अलग से एंगल बना लेते हो AB, जिसको आई पे एंगल बनता है अल्फा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई D। कोई डाउट? तो आपको यहाँ पे निकालनी होती है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशंस। एंगुलर मैग्निफिकेशंस क्या होती है? m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा की बात करो, बीटा क्या है? बीटा है एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द, बीटा तो है इमेज का एंगल, और अल्फा है किसका एंगल? ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गए एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ये इमेज का एंगल है, किसका एंगल है? इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे? आई पे बनने वाले, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका बीटा और वो अल्फा। तो यहाँ से 10 बीटा या 10 अल्फा जो भी निकालोगे इन ट्रायंगल AEB, तो कितना हो गया ये? 10 बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AE। तो ये हो गया इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल। जब स्मॉल एंगल है तो क्या मान लेते हो? 10 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? AB अपॉन AE। यही हुआ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या कर दोगे? इन ट्रायंगल AOB, इसमें लोगे 10 बीटा, तो 10 बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? AB अपॉन AO। वही एल बीटा इज स्मॉल, तो क्या मान लोगे? बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AO। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो M इज इक्वल्स टू कितना होगा? बीटा कितना आया बेटा? बेटा AB अपॉन AO, यही आया। और अल्फा कितना हो गया? AB अपॉन AE, यही है। तो ये AB से AB कट, AE अपॉन AO यूजिंग साइन कन्वेंशन। जैसे ही आप साइन कन्वेंशन यूज लेते हो तो क्या हो जाएगा? यूजिंग साइन कन्वेंशंस, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन लोगे तो M इज इक्वल्स टू कितना हो गया? AE कितना लेके चलते हो बेटा? -D, और AO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -U, तो कितना हो गया? D/U। और उसमें क्या बोला था बेटा? मिनिमम विजन डिस्टेंस। तो केस नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज formed at minimum vision position। तो फाइनल मिनिमम विजन पोजीशन की बात करोगे तो V इज इक्वल्स टू -D, U इज इक्वल्स टू -U, और F तो F ही होगा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला यूज लोगे तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा लेंस फॉर्मूला बेटा? 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। तो ये 1/F, ये हो गया 1/-D -U, तो 1/U की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से ये प्लस है, ये उधर चला गया,
तो 1/f प्लस ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/d। सो m इज इक्व टू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो गया 1 प्लस d/f, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा d। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। इसी के और में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है उसकी बात करें तो वो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तो ये माइक्रोस्कोप वाला कंप्लीट किया था। अब बात दिया हुआ है डिफाइन रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 and n2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस r। यानी कि सिंगल कर्व्ड सरफेस का ये डेरिवेशन है। अब सिंगल कर्व्ड सरफेस के डेरिवेशन को सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व होगा, देखो यही ले लेते हैं इसको। मैंने पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपको करवा रखा है, फिर भी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज इफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ इज चेंजेस। इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब इसकी बात करें सिंगल कर्व सरफेस का डेरिवेशन, तो क्या है ये सिंगल कर्व सरफेस का डेरिवेशन, ऑब्जेक्ट ओ यहां पे होगा इसका सेंटर, ये लाइट एंटर हुई तो सेंटर से क्या ड्रॉ करोगे बेटा, परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ तो आप क्या होगी, लाइट कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो कहाँ आके मीट होगी, जहाँ पे भी ये मीट होगी वहाँ पे बनेगी आपकी फाइनल इमेज। तो ये एंगल हो गया आई, ये हो गया आर, इसको आप मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लो बीटा, और ये एंगल हो गया गामा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी, इसको पी मान लो, इसको एम मान लो, ये हो गई आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और ये इमेज डिस्टेंस वी। ठीक है, पहले तो इससे रिलेटेड थ्योरी लिख दोगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 जिसको यहाँ पे n1 एंड n2 की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही है। अब इसके बाद बात करो तो क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल, पहले अपन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, ओ एम पी, यहाँ पे एम पी इज ए स्मॉल अपर्चर सो इट्स अ परपेंडिकुलर टू ओ आई, तो इसमें लोगे 10 अल्फा, 10 अल्फा कितना आ जाएगा, एम पी अपॉन ओ पी। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल तो ये कितना हो जाएगा, एम पी अपॉन ओ पी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आप बात करो इन ट्रायंगल एम सी पी, इसमें कितना हो जाएगा 10 बीटा एम पी अपॉन पी सी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी सी, इक्वेशन नंबर 2। फिर बात करोगे इन ट्रायंगल एम पी आई, तो इसमें डायरेक्ट में लिख दूँ गामा, वैसे लिखना ऐसे ही है, ये कितना हो जाएगा एम पी अपॉन पी आई। ठीक है, अब यूजिंग स्नेल्स लॉ तो उसमें क्या आता है μ1 sin i और μ2 sin r, तो i और r की वैल्यू लोगे तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो आप, m, देखो i बार है तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल दैट एम ओ सी, इसकी बात करोगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। और इन ट्रायंगल बात करोगे एम सी आई, तो इसमें कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 3। इसको दे दो, ये हो गई 3, 4 एंड 5 यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की बात करोगे तो उधर से बात कर रहे हैं तो n ले लो, n1, ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, ये स्मॉल एंगल है, आई और आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी बेटा, अल्फा प्लस बीटा, n2 आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा,
यही है। अब इन दोनों की वैल्यू भी पुट कर दो। N1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो रही MP अपॉन OP, बीटा MP अपॉन ये रही PC N2, बीटा MP अपॉन PC माइनस गामा, गामा इज MP upon PI, then MP is cut out, then N1 using also sign convention, then OP is OP, object distance is OP minus U, N1 upon PC is R, and N2 PC is R minus MP, that is N2 PI, PI is V, राइट, बिकॉज ये साइड जो होगी बेटा उसे आप पॉजिटिव लोगे और उस वाली साइड को नेगेटिव लोगे। तो यहाँ से एक साथ ले लो, आर आर एक साथ कर ले और इनकी वैल्यू एक साथ कर दें, तो N2 अपॉन V यही हुआ, माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यह आपका फॉर्मूला होता है सिंगल कर्व्ड सरफेस के लिए, यह आपको कंप्लीट डिराइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल कर लेते हैं वापस साइज। व्हाट इज द मीन्ड बाय वैलेंस बैंड एंड व्हाट इज द मीन्ड बाय वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये थ्योरेटिकल है। वैलेंस बैंड की बात करो तो आपको पता होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अपन कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, ये होता है VB और इसके ऊपर आप ड्रॉ करते हो CB, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या है, जिसमें दी बैंड एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, या जिनके पास एनर्जी जो होती है वो इतनी नहीं होती कि वो कंडक्टिविटी शो कर सके। तो दी एनर्जी बैंड इन विच मे बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड की बात करोगे, द कंडक्शन बैंड विच इज अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। एंड कंडक्शन बैंड की बात करोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो सो कंडक्शन बैंड एम्प्टी या पार्शली फिल्ड, ठीक है। फिर बात करें, इसने बोला है डिफाइन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इन दोनों एनर्जी गैप ये इसी को नाम देते हैं द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप। फिर बात करें सो द कंडक्शन बैंड फॉरबिडन बैंड एंड वैलेंस बैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और तीनों का डायग्राम बन गया बेटा। इनको अलग अलग आप शो भी कर सकते हैं, ठीक। थ्योरी लिखनी है इसमें पूरी कंप्लीट। फिर बात करें व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जिनमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स की जाती, वही है। तो डिफाइन करने के लिए तो मैंने आपको लिखाया था द सेमीकंडक्टर इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स। इट्स कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर बात कर रहे हैं देयर कंडक्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में तो क्या होता है बेटा, सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको इंप्योरिटी मिक्स करनी होती है, डॉप्ड करनी होती है, और वो भी पेंटावेलेंट, यानी कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो इट्स कंडक्टिविटी इज हाई। व्हाई, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। और डायग्राम बनाना है तो यहां पे डायग्राम के लिए एक तो बता दोगे किसके लिए, इंट्रिंसिक। पहले मैं इंट्रिंसिक की बताता हूं। तो इंट्रिंसिक में कौन होंगे केवल बेटा, इंट्रिंसिक की बात करोगे तो उसमें 4 बना दो।
ये तो हो गया इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में यहाँ पे क्या सेकेंड डायग्राम बनाओगे, इंट्रिंसिक नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कंप्लीटली बॉन्डेड, ठीक है। और इसमें बात करोगे तो इसमें इंप्योरिटी मिला दो पेंटावेलेंट, बस एक ही डायग्राम मतलब एक ही इंप्योरिटी मिला रहे हैं अपन जनरली डायग्राम शो करने के लिए। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा 5 है तो 4 बॉन्ड्स तो कंप्लीटली बॉन्डेड हो जाएंगे, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड दिस इलेक्ट्रॉन शो दी कंडक्टिविटी। और ये कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या करेंगे, ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है कंपेयर टू एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे आके आरबीएससी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपन ने वन बाय वन क्वेश्चंस को कंप्लीट सोल्व किया है। फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं किसी टाइप्स के किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर्स था सैम्पल पेपर्स के लिए आपने कमेंट किए थे वो मैंने आज अपलोड कर देंगे, इससे आपको इसमें आपके पेपर के जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें हेल्पफुल होगी। आपके एग्जाम के लिए बोर्ड प्रिपरेशंस पे आप लगे रहें, उसमें रेजोनेंस आपका साथ देता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस एंड योर एग्जामिनेशंस। हम विश करते हैं कि वो आपका एग्ज़ाम जो वो बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।